नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये माना जा रहा था कि खामेनेई के निशाना बनाए जाने के बाद, उनकी मौत होने के बाद युद्ध में कमी आएगी और ईरान जल्दी ही अपने हथियार डाल देगा। लेकिन ईरान ने जिस तरीके का जवाबी हमला किया है, उसने एक तरह से अमेरिका और इजराइल को बहुत परेशान भी किया है और पूरी ताकत के साथ ईरान ने अपनी इस जंग में अपनी ताकत झोंक दी है। तमाम तरह के कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों पर के विषय के जानकार पवन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वार का अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालत और तमाम चीजों पर क्या असर पड़ेगा। पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, ये तो जिस तरीके से सर ईरान ने जवाबी हमला दिया है, स्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही हैं। नमस्कार विक्रांत, धन्यवाद। अपने चैनल पे आप ने हमें मौका दिया बोलने के लिए। देखिए, जब आज तीसरे दिन की लड़ाई है विक्रांत, और 2 दिन तक ऐसा लगा जैसे कि उसमें अ, ईरान थोड़ा-सा कुछ मंद पड़ता हुआ दिखा। लेकिन आज सुबह जब मैं आपके जैसे 2-3 पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था, तो मुझे अब मैं सिक्योरिटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ विक्रांत, मैं स्ट्रेटजी का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी उतना समझता हूँ जितना इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज़रूरी होता है। हाँ। मैं मैं अभी सुबह आपके जैसे मित्रों को कह रहा था कि आज सुबह जग के सबसे पहला काम मैंने किया कि देखूं कि भाई ऑयल की क्या पोजीशन है, ब्रेंट क्रूड कहाँ ट्रेवल कर रहा है, कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई $4 ये ऊपर है। हाँ मेरी 2 दिन से नजर थी कि सैटरडे संडे के बाद कि ब्रेंट क्रूड कहाँ जाता है। आज सुबह जब एक बार बल्कि हमारी आपसे बात भी हुई, जी। सुबह के बाद बहुत फियर्स लड़ाई हुई है। देखिए, उसमें ईरान ने भी कई नई जगह पे आक्रमण किए हैं। अभी कुछ अपुष्ट खबर है, मतलब जी। हमारे और आपके जैसे जो पत्रकार जो ट्रेडिशनली टेलीविजन की पैदाइश हैं, हाँ। टेलीविजन में ट्रेंड है, हम लोग यहाँ भी आके कोशिश ये करते हैं विक्रांत कि हम लोग ना हम लोग र्यूमर ना फैलाएं। हाँ। तो बहुत जगह ये खबरें चल रही है कि अमेरिका जो कुछ काफी अमेरिकन बेसेज हैं वहां से खाली कर दिया है, और उसको आंशिक रूप से या पूरी तरह से, मतलब लेकिन इसको हम लोग अभी रूमर ही मान के चल रहे हैं। लेकिन हाँ। इतना जरूर है कि अमेरिका और आज तीसरे दिन जब उन्होंने इंटरिम सुप्रीम लीडर एक अपॉइंट अभी कर दिया है, जहां हम्म। तक मेरी जानकारी है। हाँ। उसके बाद देखिए, मैं कल ये कह रहा था कि अभी इनकी वहां पे शिया मुसलमानों में जो लीडर की मौत एक बहुत बड़े मतलब करबला के शहीद शहादत से उसकी तुलना की जाती है। उस सूरत में वो लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे क्या, और उसका उसके चांस नहीं है। तो हाँ। आज की लड़ाई फियर्स हुई है। आज 2 डेवलपमेंट हुए हैं विक्रांत, जिसमें जिसमें हिजबुल्लाह इनके साथ कूद गया है लड़ाई में। आपने देखा बेरूत पे अटैक किया हाँ। इजराइल ने, हिजबुल्लाह इनके साथ शामिल हो गया। मैं मेरा अपना अंदाजा है कि आज न कल 1-2 दिन में मैं ये देखूंगा कि शायद हूती भी इनके साथ अगर युद्ध में शामिल हो जाएगा, तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। सो कुल मिला के आज तीसरे दिन लड़ाई फियर्सेस्ट लड़ाई है। अभी शाम तक जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, 5-6 बजे का वक्त है। अभी 2-3 घंटे और वक्त दीजिए। मेरे ख्याल से शाम तक लड़ाई थोड़ी और सघन होगी, 2-3 घंटे में। और लड़ाई इतनी जल्दी अभी खत्म हो जाएगी इसके आसार नहीं। अगर कोई बहुत चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। तो सर, क्या असर अब होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि सभी की निगाहें ये थी कि शनिवार इतवार के बाद जब मंडे को बाजार खुलेगा, तो आज तो सुबह से ही जब हमने एशियन बाजारों को खुलते हुए देखा, हर जगह हाहाकार था। सर, किस तरीके का असर अब इस पूरी घटनाक्रम का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाजार और इकोनॉमी के तो आप मास्टर हैं। ऐसा है कि कोई ऐसी देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं विक्रांत। जो जब जिस जिस दिन अटैक हुआ उस दिन ही आशंका थी कि देखिए, सबसे सबसे आसान क्या है अभी। हाँ। लड़ाई की 2 चीजें आपके लिए और हमारे लिए जानना जरूरी है कि देखिए, अमेरिका और इजराइल अभी तक ये नहीं चाहता कि इस लड़ाई में जो तेल के ठिकाने हैं, जो तेल एसेट्स है ईरान के, उस पर अभी तक कोई जहां तक मैंने पढ़ाई की अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। वो हाँ। अछूते हैं, उनके ऊपर कोई डैमेज नहीं हुआ है। वहां पे कोई मिसाइल नहीं दागा गया है, वो बड़ा डैमेज होगा और मैसिव डैमेज होगा। हाँ। तो उससे बच के रह रहे हैं। उसके 2 वजह है उसकी। एक तो ये
कि ये लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहते, ऐसा समझ में आता है। हाँ, और ऐसा समझ में आता है कि मिनिमम डैमेज में मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं। हाँ, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में अपनी बदनामी नहीं कराना चाहते कि साहब देखिए इन्होंने वहां का तेल का एसेट्स डैमेज कर दिया, जो बड़ा लॉन्ग टर्म डैमेज है, जो किसी की इकोनॉमी को गर्त में डाल सकती है। हाँ, एक तो ये डेवलपमेंट है जो आप देखेंगे बड़ा सेंसिबली मतलब उस तरफ आगे बढ़ा है। हम्म, दूसरा, जो आप जब बैठेंगे तो आप पूरा एक मैप निकालिएगा, उसमें से एक जलधारा बहती है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, जिसमें नीचे देखेंगे तो सऊदी अरबिया है, उसमें कुवैत है, उसमें उसके बाद कतर है, और ऊपर की तरफ जो है वो ईरान है। हम्म, उस ईरान में एक हॉर्मुज करके, हॉर्मुज का हाँ, ये पूरा जल डमरू मध्य है, जो हॉर्मुज हम इसको जानते हैं। हाँ, ये पूरी दुनिया का 20% हाँ, तेल यहां से आता जाता है, बिल्कुल, और करीब 35% के आसपास हमारा एलएनजी इसके द्वारा आता जाता है। और हाँ, तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए आप, हिंदुस्तान, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये हाँ, 4 देश हैं जहां के करीब 40% ईंधन जो है यहां से आता है, 40% फ्यूल यहां से आता है। हाँ, तो हॉर्मुज पे उन्होंने अभी 2 घंटे का डेवलपमेंट हमें हमें नहीं पता। हाँ, सुबह तक उन्होंने हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ था, हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन इसकी उन्होंने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी ईरान ने अपनी तरफ से कि हाँ साहब हमने इस पे कब्जा कर लिया है। अभी अगर आप यही हालत रहा, देखिए इस बावजूद इसके हाँ, ओपेक ने कहा है कि साहब हम 2 लाख प्रति बैरल पर दिन अपना आउटपुट बढ़ाने हाँ, जा रहे हैं। अगर इससे भी मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो और आउटपुट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, कि बावजूद इसके मैं कहूंगा कि ये इस तरह का ब्लॉकेज होगा जिसमें आगे आने वाले टाइम में तेल की सप्लाई में कमी होगी। देखिए तेल की सप्लाई में कमी का प्रभाव केवल तेल पर नहीं पड़ता है। हाँ, एक बैरल तेल में आप लगा लीजिए अगर 75 लीटर पेट्रोल आता है, हाँ, 36 लीटर के आसपास डीजल आता है, और 20 लीटर के आसपास आप एयर टरबाइन फ्यूल आता है। हाँ, इस एयर टरबाइन फ्यूल पे फर्क पड़ेगा, वो महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा। उसके बाद महंगाई इसका प्रभाव पड़ेगा। डेली जो हम लोग सामान इस्तेमाल करते हाँ, हैं, खासकर सब्जी सामान और अनाज वगैरह वगैरह, ये जो हाँ, पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। तो ये अभी अब देखना पड़ेगा कि कितना लंबा ये खिंचता है, उसके आधार पर ये तय होगा कि महंगा ये कितना होता है। और तेल में अगर $100 से ज्यादा का अगर उछाला जाएगा, हाँ, देखिए अगर एक हफ्ता ये चला, हाँ, एक हफ्ता 10 दिन चलेगा, तो ये $100 जाने में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, 80 तो जाके आ चुका है। हाँ, तो ये हॉर्मुज हॉर्मुज पे इनका जो इनकी नजर है, और हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करना इनके लिए सबसे बड़ा टेक्टिकल मूव है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। हम्म। ये तो सर कहा ही जा रहा है, लेकिन कि युद्ध अब तो ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं लंबा चलेगा। और जो खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 4 दिन में इसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि लंबा चलेगा। और इस तरह की खबरें भी मैं कई पढ़ रहा था कि लगातार आ रही हैं, कि जो आपने भी अभी बात कही कि $100 से ऊपर हो सकता है। तो ये तो बड़ी विकट स्थिति बन जाएगी। और 1973 की जो स्थिति बनी थी, जिस समय इजराइल और अरब देशों के युद्ध के बाद एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था अमेरिका में भी और बाकी जगह, तो वैसी गंभीर समस्या बनती दिखाई दे रही है जितना लंबा युद्ध खींचेगा। देखिए आज आज मैं मार्केट खुलने के बाद देख रहा था विक्रांत की कहाँ कहाँ शेयर बाजारों में असर है। जैसे हम जब अभी मैंने देखा नहीं कि बीएसई कैसे बंद हुआ है, एनएसई कैसे बंद हुआ है, पर जब हम सुबह मार्केट में बात कर रहे थे, मार्केट जिस वक्त मार्केट ओपन हुआ था, उस वक्त मार्केट करीब 1000 के निशान पे बंद हुआ। अभी मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ उसमें से 1000 के नीचे बंद हो गया है, हाँ, 1000 लूज करके बंद हुआ। हम्म, अब उसमें डिफेंस के शेयर हैं, उसमें जो अब मैंने देखा, जैसे मान लीजिए भारत पेट्रोलियम के शेयर और हाँ, इंडियन ऑयल के शेयर, ये सारे नीचे थे। जो जो ओएनजीसी जैसे कंपनियां, उसके शेयर वो ऊपर है। तो ऐसा है कि तेल के नाम पे आप केवल, अगर आप और हम अगर ये समझते हैं कि हम्म, केवल डीजल के दाम, जैसे मान लीजिए हाँ, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जी, तेल का इस्तेमाल होता है पेंट में। हाँ, पेंट के काउंटर आप देखिएगा, कल पेंट के काउंटर में क्या होता है, कि महंगा होता है कि सस्ता होता है। हाँ, पेंट की कंपनियों का अर्निंग्स पे क्या असर पड़ेगा, अभी अब 31 मार्च के बाद सबके रिजल्ट आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भारी पड़ रहा है। ये हाँ, 15 दिन चलेगा, उसी में मारामारी हो जाएगी इनकी अर्निंग्स पे। पेंट की कंपनियां, पेंट के शेयर पे आप फर्क देखिएगा, जो आप पेंट खरीदते हैं बाजार में हाँ, अपने घर पेंट करवाने के लिए और वगैरह वगैरह, हाँ, मतलब अपने फर्नीचर के लिए, वो हाँ, सभी महंगा हो जाएगा। और खासकर उन सब चीजों के लिए जो
जिनमें डीजल जिनमें ऑयल का इस्तेमाल होता है। हाँ। चलिए इसको अलग रखते हैं जी। आप ये समझ लीजिए कि पिछले 350 फ्लाइटें हिंदुस्तान से कैंसिल हो चुकी हैं। इसलिए कैंसिल हो चुकी क्योंकि इसमें तीन तरफा प्रॉब्लम है। नंबर एक कि उनको रास्ता बदलना पड़ा है। नॉर्मल जो रूट है हम लोग ईरान हिंदुस्तान से मैक्सिमम 40% फ्लाइटें हम लोग ईयू पे जो गल्फ पे डिप्लॉयड है, उसके बाद बाकी फ्लाइटें 15-20% वो यूरोप को जाती हैं और जो 6-7% बचा हुआ है वो अमेरिका को जाता है। ये सभी जो यूरोप और अमेरिका की फ्लाइटें ये सब ईरान, टर्की और ये इन कंट्री को होके जाती है जिसका एयर स्पेस बंद है। ऑल्टरनेटिव वे है कि आप सऊदी अरबिया से होके जाइए। पहले तो आपके जाने का रास्ता बदल गया तो आपका खर्चा बढ़ गया। आपको क्रू को शेड्यूल करना पड़ रहा है तो आपका खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ गया तो आपके हमारे जैसे जो पैसेंजर जो जाएंगे उनकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगा। उतना ही नहीं, उनके एटीएफ का खर्चा भी तो बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। जब तेल की आपूर्ति बंद होगी तो उनके एटीएफ का खर्चा बढ़ेगा। उनका रूट बदल गया, उसमें ज्यादा टाइम लगे, उसका खर्चा बढ़ेगा। ज्यादा टाइम लगेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा। जो क्रू को उनको चेंज करना पड़ेगा लंबे रूट होने के कारण, उसका खर्चा बढ़ेगा। तो चौतरफा ये नुकसान होगा। देखिए जो महंगाई है वो जो गल्फ से निकल के आती है वो हमें बहुत बुरी तरह से तोड़ती है। और एक और एस्पेक्ट जो आप और हम शायद भूल जाएं, अभी कल रात में सीसीएस की बैठक हुई। हाँ बिल्कुल। आप जाके सीसीएस की बैठक हुई, उस बैठक का एक विषय ये था कि अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तो हम कैसे वहां से अपने बंदों को वहां से कैसे निकालेंगे। 1 करोड़ लोग अभी विक्रांत जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज है जिसमें आपके पास ओमान है, बहरीन है, यूएई है, कतर है, ये सब मिला के वहां पे करीब 97 लाख हिंदुस्तानी वहां रहते हैं। पर करीब 52-53 बिलियन डॉलर के आसपास वहां से हमें रेमिटेंस आता है। वो भी तो कम होगा। आप उसको केवल महंगाई नहीं बढ़ रही है, आपका रेमिटेंस कम होगा। इतना बिलियन डॉलर अगर वो सब वापस आ जाएं और अगर वहां कोई दिक्कत हो जाएगी तो इतना 52 बिलियन डॉलर आपका एनुअली बंद हो गया। आपके 135 बिलियन डॉलर का हमारा रेमिटेंस है जो हर साल हम लोग को बाहर से आता है। पूरी दुनिया में हम लोग सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है जो इतना बड़ा रेमिटेंस लाते हैं। चाइना और मेक्सिको को पार करके हम लोग 1 नंबर बन गए हैं। उसमें से 52 बिलियन डॉलर आपको गया, उसका फर्क पड़ेगा आपके बाजार में, उसका फर्क पड़ेगा आपके विदेशी मुद्रा भंडार पे, उसका फर्क पड़ेगा आपके फॉरेक्स में, और उसका फर्क पड़ेगा कि आपके रूपी पे। तो लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं अभी 2-3 दिन और आप देखेंगे तो जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगा वैसे आपको ही पता चलेगा। मैं तो वो चीजें देख रहा हूं, हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है विक्रांत, हम वो देख रहे हैं जो हम अभी तक पास के अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि साहब अगर युद्ध चल रहा है तो ये दिक्कतें आने वाले टाइम में हो सकती है। जिसमें से मैं क्योंकि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट में मेरी निगाह उधर ही रहती है कि पैसे का नुकसान कहां हो रहा है। और सुनिए, शिपिंग के रेट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए हैं। शिपिंग वैसे ही कम चल रहा है, जब उनके रिस्क ज्यादा हैं तो उन्होंने अपना फ्रेट रेट बढ़ा दिया है। मैं 3 कंपनी का नाम अभी नहीं बता पा रहा हूं आपको क्योंकि मुझसे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 3 कंपनियों का है कि साहब हम तो अब ये जो इस समय जो फ्रेट चलेगा हम उसका इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो बेचैनी एक तरफ नहीं है। मतलब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये सब चीजें थोड़ी समझ में आती है, कोशिश करता हूं जानने की। पर जनरली जो व्यूअर्स हैं वो ये समझते नहीं कि कहां रेट बढ़ रहा है और किस किस का फर्क पड़ेगा। केवल ऑयल नहीं है इसमें बहुत सारी ऐसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जो आप और हम नहीं जानते। वो सब का भी एक उसका भी तो एक कॉस्ट है जो कि आपको और हमको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो पवन सर, ये तो स्थितियां अब तो कुछ चौतरफा ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है किसी तरह युद्ध शांत हो। भारत की तरफ से भी जो रिस्पांस आया है उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सर कूटनीतिक विषयों को भी आप समझते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए था और भारत ने जिस तरीके का एक निष्पक्ष रुख अपनाया वो उसे किस तरीके से देखा जाए। ये भी भारत की पॉलिसी में तो एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की इजराइल के विदेश मंत्री से। बात सिर्फ ये है कि ये तय नहीं हो पा रहा है। ये मैं तो देख रहा हूं कि कोई आके हमें ये बताता है कि साहब ये इस लड़ाई की शुरुआत किसने की है, फ्रंट पे कौन है, इजराइल फ्रंट पे है या अमेरिका फ्रंट पे है, या दोनों फ्रंट में है, या दोनों एक दूसरे का पिकी बैक करके यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं।
अगर इजराइल मान लीजिए फ्लोर फ्रंट पे है तो इजराइल के विदेश मंत्री से बात करके बीच बचाव करने का ऑफर इन्होंने किया है। लेकिन उसी शिद्दत से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करके या ईरान में जो भी अभी करता धरता है उससे बात करके आप इसको ऑफर करिएगा। लेकिन बात उसकी नहीं, बात यह है कि आपको कोई इस लायक मानेगा तब तो आपने ऑफर किया। लेकिन आपका एक स्टेटस होना चाहिए, आपका एक हक और हुकूक होना चाहिए, मतलब आपकी करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आपके ऊपर यकीन कर सकें। देखिए अभी इसमें मैं समझता हूं विक्रांत की ईरान अभी इनको टटोल रहा है, ईरान अभी इनको तोल रहा है। ईरान समझता है कि साहब देखिए हमारा तो जो डैमेज होना था उसमें बहुत बड़ा सीवियर डैमेज ये हुआ कि हमारा सुप्रीम लीडर उसमें मारा गया, तो आधा लॉस तो हमारा हो चुका है। ईरान, जैसा कि हमने आपसे कहा, ईरान शिया मुसलमानों की आबादी वाला देश है और वो पूरी शिया मुसलमानों की परंपरा, संस्कृति और उनके रीति रिवाज से जो धार्मिक रीति रिवाज है उससे चलने वाला देश है। वहां ये मानते हैं कि मतलब वहां का जो लीडर, जो सुप्रीम लीडर है, वो उनके लिए लगभग भगवान के बराबर का है। बिल्कुल। अब उसमें वो करबला की बात करेंगे, अब उसमें वो अशुरा की बात करेंगे, उसमें वो मजलूमियत की बात करेंगे। उस सूरत में अभी जब वहां मातम चल रहा है 40 दिन का, उस मातम में उनसे बीच बचाव करके क्योंकि वहां गुस्सा अपने परवान पे है, वहां पे घुटन अपने परवान पे है, वहां पे नफरत अपने परवान पे है। इन सब तो अभी दरअसल उसको कौन समझाएगा जो कि अपने सुप्रीम लीडर के लॉस में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। मतलब उस जन सैलाब को कौन समझाएगा जो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अभी चलिए आप ठीक है मान लेंगे, देखिए मोटे तौर पे आप देखिएगा तो उसके जो सबसे छोटा वाला जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिका और इजराइल का, जहां तक समझ में आता है, वो ये था कि किसी तरह इनका जो भी लीडर है इससे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि कई सारे आफत की वजह उसके सुप्रीम लीडर ही हैं। लेकिन केवल परमाणु कार्यक्रम के नाम पे इसमें चाइना का भी एक एंगल है, जिसमें रशिया का भी आधा सा एंगल है। ये दोनों आपको पता है चाइना बहुत ज्यादा तेल अभी ईरान से ले रहा है, हम लोग तो लेते भी नहीं आजकल। तो इन सब के बीच अब आप मना लीजिएगा, पर उसको कैसे करिएगा जो ईरान में जो अभी जन सैलाब जो है मानने को राजी नहीं है। बाहर से लोग वहां पे, जैसे मान लीजिए रजा पहलवी वगैरह बाहर से काम कर रहे हैं, जो वहां प्रजातंत्र बहाली के लिए, वहां पे लिबरल बहाली के लिए, वहां पे थोड़ी प्रोग्रेसिव सरकार की बहाली के लिए वो काम कर रहे हैं, पर उनका असर वहां पे लगभग न के बराबर है। तो अभी वहां की जो सरजमीन है, जो ईरान की सरजमीन है, जो वहां का रेगिस्तान है, वहां से उठ के जो भावनाएं आएंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि अभी देखिए 2-3 दिन लड़ाई कैसे जाती है, वो ये तय करेगा कि ईरानियंस क्या चाहते हैं। अब अमेरिका को जो करना था वो किया, जो इजराइल को करना था वो कर रहे हैं। अब ईरानियंस क्या चाहते हैं, अगर वो कहेंगे नहीं साहब हम मर मिट जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम नहीं कुछ मानेंगे, तो कैसा कहेंगे कि अमेरिका कहेगा नहीं अब मैं आपको छोड़ रहा हूं, हम जा रहे हैं वापस जी। ये सिचुएशन आएगा क्या? ना, ऐसा तो कभी अमेरिका कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, अब आप आराम से रहिए। कभी नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं विक्रांत, और आज सुबह से तो बहुत तेजी से बदली हैं। मतलब इतनी तेजी से बदली हैं जितना पिछले 48 घंटे में नहीं बदली थी। पवन जी, मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर का हवाला दे करके ये असल खेल है वहां के ऑयल और गैस ऊर्जा का जो क्षेत्र है उस पर पूरा कब्जा करने के लिए। जिस तरीके से अमेरिका की कोशिश रहती है और जिस तरीके से उसने हाल में किया है, तो कुछ लोग इस तरीके से भी कह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं वो यहाँ के तेल और ऊर्जा को। देखिए ऐसा है कि ये कोई बहुत ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी बात पे यकीन नहीं किया जाए, पर देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया का जो तेल है उसमें से जितना सप्लाई अभी हो रहा है, मेरे को उसका भंडारण ठीक से याद नहीं अभी आ रहा विक्रांत, पर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई जितनी अभी हो रही है उसमें से 4% या 5% के आसपास ईरान से पूरी दुनिया को जाता है। हम लोगों ने आजकल बंद कर रखा है क्योंकि डिफरेंट सैंक्शंस वगैरह की वजह से। इसमें से एक एंगल जो मुझे समझ में आता है पढ़ने लिखने के बाद, आप अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट को पढ़िए,
आप चाहें तो आपका दिल करे तो ब्रह्मचलानी को भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए ऐसा है कि अमेरिका, ये लड़ाई बड़े टाइम से अमेरिका और ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो मतभेद है वो लंबे समय से है। हाँ ये हाँ अभी क्यों हुआ है, ये हम लोगों के समझने की बात है कि अभी ऐसा क्या हुआ था। हाँ अभी चाइना को दो फैक्ट्स आपको बताऊंगा हाँ तो आपको को रिलेट करने में मदद मिलेगी। हाँ। अ, उसको ऐसे समझिए, चीन ने साउथ अमेरिका में हम्म, करीब $750 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पिछले 22 साल में। हाँ $750 बिलियन का मतलब होगा ₹2.25 ट्रिलियन रुपया, मतलब $2.25 ट्रिलियन। हाँ $2.25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में, इक्वाडोर में, चिली में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, कोलंबिया में। ये वो जगह है जहां पे चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये साउथ अमेरिका, आप समझिए कि ये अमेरिका का पड़ोसी है, बैकयार्ड है। हाँ मैंने पिछले साल एक आपके जैसे किसी दोस्त जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने कहा था कि साउथ अमेरिका से अमेरिका की अनुपस्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और अमेरिका ने रिटेलिएट किया। हाँ उसी उसी को मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया अभी, जब वेनेजुएला से वहां का प्रेसिडेंट को जब लेके भाग गए ये लोग, तो मैंने कहा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अमेरिका ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए चाइना जो वहां घुसा हुआ है, ये अमेरिका, अभी पनामा से चाइना बाहर हुआ है, आपको पता नहीं होगा, पनामा नहर पे हाँ दोनों बंदरगाह पे चाइना की कंपनी ने, हांगकांग की कंपनी, चाइना की ही मान सकते हैं, सीके हचिसन का अधिकार था। अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से पनामा को अपने पाले में लेकर, समझिए सीके हचिसन को वहां से भगाया। हाँ चंकाई बंदरगाह है एक पेरू में, जो जिसको चाइना ने बनाया स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, $4 बिलियन लगा के। वो अमेरिका के लिए आंखों की किरकिरी थी, उसके बजाय अमेरिका ने किया उनके कलाऊ बंदरगाह, जो उनका नेवल बंदरगाह है पेरू का, उसको बोला कि $1.5 बिलियन देके हम इसको डेवलप करते हैं। अमेरिका को लगता है कि चाइना व्यवसाय के नाम पे, बिजनेस के नाम पे विजिलेंस करता है। हम्म इसीलिए चाइना जो ईरान पे जो आक्रमण है, मैं इसको देखता हूं, इसको चाइना से मैं कोरिलेट करके देखता हूं। चाइना मेन वजह है, चाइना प्रमुख वजह, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ लेकिन इस लड़ाई में चाइना एक छोटी सी वजह है। ये ईरान को कितनी देर तक हम धक्का दे सकते हैं, कितनी दूर तक धक्का दे सकते हैं, ये चाइना को धक्का देने के बराबर। तो लिहाजा मेरे ख्याल से एक ही एंगल उसमें है, और उसमें आधा एंगल रशिया का है, क्योंकि हाँ उनके भी जो सामरिक इक्विपमेंट है वो उसमें से इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी परीक्षा हो रही है, उसका इम्तिहान हो रहा है कि कितना टिकाऊ होगा। ये इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए मेरे ख्याल से, विक्रांत। सर, मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि आप कूटनीतिक और विदेश नीति को भी थोड़ा बहुत तो अच्छे से समझते ही हैं, हमसे तो बेहतर समझते हैं। क्या भारत का ये जो शिफ्ट आया, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनके वो पुराने ईरान के और भारत के बढ़िया दोस्ताना संबंध रहे हैं, तो जिस तरीके से भारत का रुख रहा है और अभी तक उनकी मृत्यु पर संवेदना भी नहीं व्यक्त की गई, ये भी सवाल हमारी भारतीय राजनीति में उठाया जा रहा है। तो इसे किस तरीके से देखा जाए? इसको कोई हम लोग देखिए ये मैं पवन ट्रेडिशनली। सर इसलिए इसलिए आपसे पूछा है सवाल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के जरिए कि भारत की जो विदेश नीति है वो आर्थिक नजर को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है, जानकार लोगों का। अब एक बात, अब आर्थिक नजर का तो नहीं पता, मैं एक फैक्ट आपको देता हूं तो समझ आ जाएगा आपको कि हम लोग जी कितनी आर्थिक नजर रखते हैं। जी आज अभी अब कल एक मीटिंग हुई, आपको पता है, सेंट्रल सॉरी कैबिनेट सीसीएस कमिटी ऑन कैबिनेट सिक्योरिटी सेक्रेटरी। की। हाँ ठीक है, चलिए। उसके बाद आज एक बैठक हुई भारत सरकार में, मंत्रालय का नाम मैं बता देता हूं आपको, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जिसमें शिपिंग मंत्रालय के लोगों को बुलाया, एमईए के लोगों को बुलाया, और ये आप देख रहे हैं कि अगर ईरान से तो हम नहीं ले रहे, हाँ अगर तेल की सप्लाई आगे चल के अगर स्क्वीज करती है, तो हाँ फिर से हम क्या रशिया की तरफ बढ़ सकते हैं, क्या बड़ा डिस्क्रीट सा बात हाँ हो सकता है। हाँ तो फिर तो अगर अगर आर्थिक ही होता तो अमेरिका के डर के मारे फिर हम वहीं रहते। हाँ मेरे ख्याल से वो नहीं, देखिए इतनी जल्दी पाला नहीं बदल सकते आप हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो कूटनीति में जो लंबे समय से आप फॉलो कर रहे हैं। और आज की तारीख में देखिए, ईरान के मानवाधिकार के मुद्दे पे, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मानवाधिकार के मुद्दे पे ईरान की पूरी दुनिया ने आलोचना की, हाँ हम उसके खिलाफ खड़े हुए। बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी की बात है, हाँ चाइना खड़ा रहा, हम हाँ लोग खड़े रहे, रशिया खड़ा रहा, एक दो और कंट्री जिसके नाम मैं अभी बोल रहा हूं। तो हाँ उसमें हमने, पूरी दुनिया जब कोस रही थी ईरान को, तो हम ईरान के साथ खड़े रहे। तो
इसलिए हम अभी इतनी जल्दी वहां से निकल के चले जाएंगे और केवल आर्थिक रास्ता हमारे लिए रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और आर्थिक रास्ता अभी जब यूएस डील, आप समझिए जितना मेरे को समझ में आता है इंटरनेशनल ट्रेड, जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट के बाद अभी जब बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं विक्रांत, तो यूएस डील अभी समझिए लिम्बो में है। हाँ बेशक बिल्कुल। उन्होंने 10% लगा दिया, फिर उसके बाद 15% लगा दिया, लेकिन उस यूएस डील का हर दिन की बदलती परिस्थितियों में अभी आप बोलिएगा कि क्या महत्व है, कुछ नहीं, गपत गोल, उसका कोई महत्व नहीं। अभी नई नई परिस्थितियां तैयार होंगी, नए नए डील तैयार होंगे। हमारी टीम जाने वाली थी पिछले मंडे को न्यूयॉर्क, वापस लौट गई ना, उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। अभी बहुत चीजें बदलेंगी अभी, मतलब ईरान पे ये जो गल्फ की लड़ाई है, ये समझिए कि हिंदुस्तान के टैरिफ के लिए, पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा बल्कि रिलीफ उल्टा दे के जाएगा। तेल बेशक महंगा पड़ेगा, टैरिफ हमें सस्ता पड़ेगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। वाह पवन सर, आपसे बात करके कम से कम आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक कई चीजें समझने को मिली और दर्शकों को भी उसका फायदा मिलेगा। शुक्रिया पवन सर बातचीत करने के लिए, और दर्शकों को तक ये सब जानकारियां पहुंचे, काम की जानकारियां उनके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रांत, नमस्कार।